वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। दिस इज़ अवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज़ लेक्चर नंबर 15। इसके पहले के लेक्चर में हमने पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी टाइप ऑफ यूनिट्स को स्टडी किया था। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करना है, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल इन एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल। मतलब अगर हमारे पास एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक क्रिस्टल है, ठीक है, एक्स ग्राम का अगर कोई मेटालिक क्रिस्टल्स है या फिर मेटालिक सॉलिड हमारे पास है, तो उस एक्स ग्राम ऑफ मेटालिक सॉलिड में या फिर मेटालिक क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे वो हमें निकालना है। और नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने रहेंगे वो हमें निकालना है। ठीक है, 2 पॉइंट, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है और दूसरा नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। इसमें एक्स ग्राम ऑफ मेटल, सपोज हमें 30 ग्राम ऑफ मेटल दिया है, तो उस 30 ग्राम ऑफ मेटल में कितने यूनिट सेल रहेंगे, कितने पार्टिकल्स रहेंगे, वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो उसके लिए हमें बाय रिलेशन जाना है। तो इसलिए हम नंबर ऑफ टर्म्स आपको यहाँ पे देखना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन given mass of metal can be calculated from the known parameters of unit cell, namely number of particles n per unit cell and volume a cube of unit cell। ठीक है, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करना है या फिर नंबर ऑफ यूनिट सेल अगर कैलकुलेट करना है मेटल गिवन मास ऑफ मेटल में से, तो हमें कौन से पैरामीटर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल पता होना चाहिए कि पर यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है वो पता होना चाहिए। तब जाके हम टोटल यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है, मतलब यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स है वो पता चल गया, तो एक्स ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स रहेंगे वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है, और यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या है वो भी हमें पता करना पड़ेगा। वो अगर पता है तो उसके हेल्प से भी हम बाकी की टर्म्स जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद डेंसिटी और मोलर मास एम ऑफ मेटल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू यूनिट सेल पैरामीटर। और ये जो पैरामीटर्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल, तो ये पैरामीटर्स जो है वो किससे रिलेट करते हैं, डेंसिटी एंड मोलर मास से रिलेट करते हैं। मतलब इनका रिलेशन डेंसिटी और मोलर मास के साथ भी है। तो हमें अगर ये पैरामीटर जो हमारा जो हेडिंग है जो हमें निकालना है, दैट इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल अगर हमें निकालना है तो वो निकालने के लिए हमें डेंसिटी और मोलर मास ये पैरामीटर का यूज़ करना पड़ेगा। सो देखो, इसलिए हमने डेंसिटी से स्टार्ट किया है। डेंसिटी के हेल्प से हम बाकी टर्म्स निकालेंगे और उसके बाद हमारा जो मेन पॉइंट है वो निकालना, जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी और मोलर मास इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डेंसिटी का फॉर्मूला दिया है। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। ठीक है, रो दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको पता ही है डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब देखो इसके पहले लेक्चर नंबर 8 का वीडियो मैंने सेंड किया था। उस लेक्चर नंबर 8 के वीडियो में डेंसिटी का फॉर्मूला कैसे आया, ये जो उसमें टर्म्स इन्वॉल्व है एन ए क्यूब एम एन ए, ये कैसे आई वहाँ पे बताया। ठीक है, आपको अगर डिटेल में देखना तो वहाँ पे देख सकते हो। आपको इन शॉर्ट में मैं बता देती हूँ उसमें क्या दिया है। ठीक है, अब हमें डेंसिटी निकालने के लिए हमें मास पता चाहिए और हमें वॉल्यूम पता चाहिए। ठीक है, हमें वॉल्यूम तो पता चल जाता है क्योंकि हमारा जो यूनिट सेल है वो जो हम यहाँ पे स्टडी करते हैं वो यूनिट सेल क्यूबिक टाइप का है। और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो ऑलवेज साइड क्यूब होता है। और हमने यहाँ पे क्यूब की साइड ए कंसिडर की थी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज़ ए क्यूब। ठीक है, हमें आंसर क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब होता है। तो वॉल्यूम का हमारा आंसर मिल गया। बच्चा हमारा मास, अगर हमें मास निकालना है तो मास निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूलेज है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 फॉर्मूले का यूज़ किया था। तो हमारे पास 2 फॉर्मूले कौन से, एक है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास, जिसको मैंने स्मॉल m से डिनोट किया है, और मोलर मास जिसको मैंने कैपिटल M से डिनोट किया है। ठीक है, मास अपॉन मोलर मास। और एक और चीज़ हमें देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स को हम अवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इस फॉर्मूले में आपको देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू इज नथिंग बट द नंबर ऑफ मोल्स इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर मोल दैट इज द Na। ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर मोल इज नथिंग बट द मोलर मास। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट पर मोल। तो इसको हम एन से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास अब ये नंबर ऑफ मोल्स लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में नंबर ऑफ मोल्स है। अगर जिसकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है उसको हम उसकी राइट हैंड साइड को भी हमें सेम दिखा सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहले हमें क्या करना है कि मैं इस फॉर्मूले में थोड़ा पहला जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में इंटरचेंज करती हूँ। मैं क्या करती हूँ यहाँ पे कि जो m है उसको m की जगह पे na और na की जगह पे m करती हूँ। अगर ऐसा किया तो हमारे पास दो फॉर्मूले बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय na एंड m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय na, ये फॉर्मूला बनेगा। तो हमारे पास दो फॉर्मूलेज रहेंगे। तो उसको हम को रिलेट करेंगे जो आपको लेक्चर नंबर 8 की वीडियो में दिया हुआ है। मास ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय मोलर मास m इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय na। चलो हम उसको टैली भी कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपके फॉर्मूलेज हो गए, हम इंटरचेंज बाद में करेंगे। हम डायरेक्टली ये दो फॉर्मूले को मैं रिलेट करके बता देती हूँ। तो ये दो फॉर्मूले, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपको na करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको इंटरचेंज यहीं पे कर देती हूँ। अगर मैंने इसको यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया, na के जगह पे m को अगर चेंज कर दिया तो क्या होगा, यहाँ पे आपको m लिखना पड़ेगा। मैंने इंटरचेंज कर दिया तो इसकी कन्फर्मेशन के लिए आप वीडियो नंबर 8 देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे m की जगह पे na, मैंने जगह को एक्सचेंज कर दिया। ये पूरा कॉलम ही हम इरेज कर देते हैं। अब देखो क्या मिलता है आपको यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे na लिखा था, तो यहाँ पे मैं m लिखती हूँ और यहाँ पे आपका na आएगा। अब दोनों फॉर्मूले को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर किया तो ये दोनों टर्म सेम आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय na आएगा इज इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M आएगा, ठीक है। ये दो टर्म मिल गया, हम इसको अच्छे से लिख लेते हैं। क्या आएगा आपका, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M, देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय अवोगाद्रोस नंबर, क्योंकि मैंने इंटरचेंज भी किया था। आपको पता है कि हम सबसे पहले एक पार्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे। अगर मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर 1 कंसिडर किया तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, मतलब फिर से और सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। तो अगर वो सिंप्लीफाई हो गया तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M और 1/na। इसको अगर थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, m इंटू कैपिटल Na इज इक्वल टू m मिलेगा। अब हमें मास चाहिए, क्योंकि हमारे डेंसिटी के फॉर्मूले में मास की रिक्वायरमेंट है, तो मैं मास को इस साइड में रखूँगी, ये Na को इस साइड में लिख के जाऊँगी। तो m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, स्मॉल m इज इक्वल्स टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na। तो हमें मास मिल गया, तो हमारे पास अभी मास भी है और आपको वॉल्यूम भी पता है, दैट इज़ a³। तो हमारे पास फॉर्मूला है, तो मास इज इक्वल टू क्या मिला, कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। तो अभी हमने मास निकाला था, मास हमने क्या निकाला, कैपिटल M डिवाइडेड बाय Na, ये हमारा मास है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम तो होल डिवाइडेड बाय a³। तो उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाइड में हो जाएगा 1/a3 में। तो मैं नीचे वाली टर्म इरेज कर देती हूँ, सॉरी। तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m/na मल्टीप्लाइड बाय 1/a³। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या देखो, लेक्चर नंबर 8 का वीडियो देखो, उससे आपको ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका डेंसिटी का फॉर्मूला मिल गया आपको m/na डिवाइडेड बाय a³। तो m इंटू आप, अब ये तो सिंपल एक पार्टिकल के लिए हो गया। अब यहाँ पे 1 लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे n ले सकते हो, क्योंकि आपको पता नहीं ना आपके पास कौन से टाइप का यूनिट सेल है, तो उसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी रह सकते हैं, ठीक है। अगर एब्सोल्यूट टाइप का है तो उसमें 4 पार्टिकल रहते हैं, तो इसलिए हमें 1 की जगह पे n लेना, क्योंकि हमने इसके पहले कंसिडर किया था फॉर 1 पार्टिकल, तो इसलिए वहाँ पे 1 था, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स रह सकते हैं, इसलिए मैंने 1 की जगह पे n कर दिया। तो आपका फॉर्मूला बन जाता है m इंटू n डिवाइडेड बाय na इंटू a³। ये हो गया आपका डेंसिटी का फॉर्मूला। अब हमें, अब आई होप आपको अभी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी अभी यहाँ पे दिया हुआ है, कैसे कैलकुलेट किया मैंने बता दिया। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप प्रीवियस वीडियो को देख लो।
तो देखो यहाँ पे हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता चल गया, डेंसिटी इज इक्वल टू रो इंटू एन अपॉन ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय एम इंटू एन ए, राइट। अब उसके बाद इस टर्म को इंटरचेंज किया है, ठीक है, इस टर्म को किस में चेंज किया, अब रो यहाँ पे है तो मुझे इक्वेशन को एम के फॉर्म में लाना है, दैट इज़ मोलर मास के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए उसको इंटरचेंज किया, रो की जगह चेंज की और एम की जगह चेंज की, तो एम इज इक्वल टू, एम को इस साइड में रखा, बाकी सारे टर्म इस साइड में जाएगी, मतलब रो इंटू ये टर्म अगर साइड में शिफ्ट हो जाती है तो ए क्यूब अपॉन एन ए हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन एन, एंड ये जो एन ए डिनोमिनेटर में, जो डिनोमिनेटर में वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा, उस हिसाब से आपको लिखना है। तो ऐसा करने से आपको इक्वेशन कौन सा मिलता है, एम इज इक्वल टू रो इंटू ए क्यूब अपॉन ए क्यूब एन ए अपॉन एन, वेयर एन इज व्हाट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल एंड ए क्यूब इज वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये तो आपको पता ही है, ठीक है। व्हाट इज एन, एन जो है स्मॉल एन क्या है, इट्स अ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट सेल है, एंड ए क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब ये टर्म आपको पता चल गई। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ पार्टिकल, हमारा मेन जो एम था वो वहाँ पे जाना है हमें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम ऑफ मेटल। अब एक्स ग्राम ऑफ मेटल में कितने पार्टिकल्स है, ठीक है, तो हमें एक्स ग्राम मतलब जस्ट सपोज कंसिडर करना है कि एक्स ग्राम ऑफ मेटल है, तो उस एक्स ग्राम में कितने पार्टिकल्स है वो कैलकुलेट अगर करना है, तो सबसे पहले हमें जो इक्वेशन हमने इसके पहले सॉल्व किया था मोलर मास का, तो उसके बारे में हमें इक्वेशन पता है। तो देखो यहाँ पे मोलर मास कैपिटल एम कंटेन एन ए पार्टिकल, ये तो आपको पता है कि मोलर मास एम में कितने पार्टिकल्स है, एन ए पार्टिकल, एन ए मतलब अवागाड्रोस नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है एम मोलर मास में। तो मोलर मास एम में एन ए पार्टिकल है तो एक्स ग्राम में कितना, ठीक है, मोलर मास एम में एन ए पार्टिकल्स है तो x ग्राम में कितना, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो m इंटू आपका क्वेश्चन मार्क, आपका जो आंसर है वो इंटू एन ए इंटू एक्स। तो आप यहाँ पे बाकी सब वैल्यू पुटअप कर दो तो आपको क्वेश्चन मार्क का आंसर मिल जाएगा। हमें सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं, ये ऐसा सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब हमें x इंटू एन ए करना है डिवाइडेड बाय आपका m आएगा, मतलब x इंटू एन ए डिवाइडेड बाय m नंबर ऑफ पार्टिकल्स x ग्राम में प्रेजेंट रहेंगे। मतलब मोलर मास m में एन ए पार्टिकल है तो x ग्राम में कितना, तो सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा x इंटू एन ए डिवाइडेड बाय m नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके यूनिट सेल में प्रेजेंट रहेंगे। m पुटअप करो, एन ए पुटअप करो, x पुटअप करो तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका पॉइंट। तो मोलर मास m कंटेन एन ए पार्टिकल, तो एक्स ग्राम कंटेन हाउ मच पार्टिकल्स, सिंपल वी क्रॉस मल्टीप्लाई x इंटू आपको मिलेगा आंसर वहाँ पे x इंटू स्मॉल एन ए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है x इंटू एन ए और डिवाइडेड बाय का कैपिटल M। अगर इसकी वैल्यू पुटअप कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम में कितने पार्टिकल्स है वो पता चल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूशन ऑफ m गिव्स। आपको पता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन एक्स ग्राम निकालना है, तो यहाँ पे क्या करना है, m जो हमारा फॉर्मूला जो आया है आपका यहाँ पे, ये जो आपका फॉर्मूला यहाँ पे आया है, इस फॉर्मूले में आपको m की वैल्यू दी है, तो ये m की वैल्यू के जगह पे आपको ये m की वैल्यू पुटअप करना है, ठीक है, क्योंकि ये सब सॉल्व करने के लिए हमें जो m का फॉर्मूला दिया है वो m की पूरी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तब हमें आंसर मिलेगा। तो हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, यहाँ पे देखो पुटअप करके दिया है, सब्स्टिट्यूशन ऑफ m गिव्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इज इक्वल टू x इंटू, ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम हमारे पास फॉर्मूला है x इंटू एन ए डिवाइडेड बाय m था, तो मैंने पूरे m के जगह पे ये फॉर्मूला पुटअप कर दिया, मतलब x इंटू एन ए डिवाइड बाय रो ए क्यूब एन ए बाय n। तो इसमें क्या होगा कि ये एन ए और ये एन ए गेट कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास बचा ओनली x रो ए क्यूब को कट नहीं किया मैंने, एन ए को कट किया था, ठीक है, रो ए क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल n, ये है, तो ये n है, ये इसको डिवाइडेड बाय n है, राइट। अब ये डिवीजन में, अब ये अगर मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो ये n ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब x इंटू स्मॉल n डिवाइडेड बाय p a क्यूब, ठीक है,
कैपिटल X इंटू एन रो ए क्यूब, ये उसका फॉर्मूला है। क्लियर हो गया। तो कैपिटल X इंटू एन पी ए क्यूब, ये फॉर्मूला से हमें क्या पता चल जाता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन x ग्राम ऑफ यूनिट सेल। आई होप आपको ये समझ में आ गया। सिंपल टर्म है, बट हमें डेंसिटी का, मोलर मास का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके हेल्प से हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, x इंटू एन डिवाइडेड बाय x इंटू एन डिवाइडेड बाय पी ए क्यूब इज अवर मेन फॉर्मूला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम इज इक्वल टू x इंटू एन डिवाइडेड बाय पी रो ए क्यूब। x इज द नंबर ऑफ पार्टिकल x ग्राम, ठीक है, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल एंड रो डेंसिटी एंड ए क्यूब इज द वॉल्यूम। क्लियर हो गया, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ द मेटल। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालना है, तो आपको पता है कि n जो है इट्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो n पार्टिकल्स करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल। तो आपको पता है कि n पार्टिकल जो है वो एक यूनिट सेल से करस्पॉन्ड करते हैं। सपोज अगर n की जगह पे मैंने 1 पुटअप किया, तो 1 पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर मैंने 2 पार्टिकल कंसिडर किया, 2 पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू BCC यूनिट सेल, 4 पार्टिकल्स करस्पॉन्ड्स टू FCC यूनिट सेल। तो ऑब्वियसली तो n पार्टिकल्स करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल से कंसिडर किया। देन उसके बाद n पार्टिकल्स मतलब कितना पार्टिकल होता है, ये हमने अभी कैलकुलेट किया। n पार्टिकल मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज नथिंग बट द x इंटू एन डिवाइडेड बाय ए क्यूब डिवाइडेड बाय, मतलब x इंटू एन डिवाइडेड बाय रो इंटू ए क्यूब, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे पुटअप किया, n पार्टिकल के जगह पे x अपॉन एन रो क्यूब पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई n पार्टिकल में n पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल, सो x अपॉन n रो क्यूब पार्टिकल्स करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच पार्टिकल, तो सिंपल x n इंटू पी ए क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय n रहेगा। डिवाइडेड बाय n मतलब 1 अपॉन n कर देंगे हम, तो हमें आंसर मिल जाए। ये टर्म मिलती है हमें, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, बाकी कुछ नहीं। n पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल, तो x अपॉन n पी ए क्यूब पार्टिकल्स कंटेन हाउ मच, समझ में आया। n पार्टिकल कंटेन वन करस्पॉन्ड्स टू 1 यूनिट सेल, सो x अपॉन n पी ए क्यूब पार्टिकल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच। तो यहाँ पे सिंपल क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम ऑफ मेटल। यहाँ पे क्या होता है कि हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो n ने गेट कैंसिल, बचा है x अपॉन ए क्यूब, ठीक है, x अपॉन रो ए क्यूब, इतना पार्टिकल बचा है। एंड लास्ट टर्म नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v ऑफ मेटल, जी आपको जैसे वैसे याद रखना है, v अपॉन ए क्यूब। नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम v ऑफ मेटल, कि वॉल्यूम v ऑफ मेटल में कितने यूनिट सेल रहेंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने रहेंगे, तो वॉल्यूम v अपॉन ए क्यूब कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। v अपॉन ए क्यूब करने से हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल पता चल जाएंगे वॉल्यूम v में कितना होता है। क्लियर हो गया। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी कुछ नहीं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स करस्पॉन्ड करता है यूनिट सेल से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन x ग्राम करस्पॉन्ड टू हाउ दिस मच पार्टिकल, तो n पार्टिकल में इतना, तो x अपॉन n पी ए क्यूब पार्टिकल में कितना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल भी मिल जाएंगे एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम भी अगर निकालना है। अब आपको यहाँ पे इसके पहले के फॉर्मूले में हमें नंबर ऑफ यूनिट सेल इन x ग्राम पता चला था, लेकिन हमें अगर नंबर ऑफ यूनिट सेल इन वॉल्यूम निकालना है तो v अपॉन ए क्यूब कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो इस लेक्चर में यही तक, इसके बाद के लेक्चर में मैं आपके प्रॉब्लम 1.2 वगैरह आपको बता दूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।